गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट युसरा बलोच। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छे से हो रहा होगा। आज हम थोड़ी सी बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, ई कॉमर्स की। जाहिर सी बात है आजकल दिन ब दिन टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती जा रही है और अब वो ज़माना भी नहीं रहा, बहुत कुछ तब्दीली आ गई है, चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले हम शॉपिंग करने के लिए बाज़ार जाया करते थे और एक एक चीज़ को देखा करते थे और बड़ा टाइम उसके ऊपर वेस्ट होता था, एक शॉप पे दूसरी शॉप पे फिर आना, और फिर बंदा जाहिर सी बात है फिज़िकली भी बड़ा टायर्ड हो जाता था, तो वो बड़ा टाइम वेस्टिंग हो जाता था। तो आजकल स्मार्ट वर्क करते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, एक क्लिक के ऊपर हमें चीज़ मिल जाती है। तो ई कॉमर्स कितनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, नौजवान उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कैसे उसको सीख रहे हैं, कितना मुश्किल है, किस तरह से सीखना चाहिए, कैसे उसको, क्योंकि बहुत से हमने ना नौजवानों को ये देखा है कि जो यूथ है उसको सही रहनुमाई नहीं मिलती। जब सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो डेफिनेटली चीज़ें भी वो नहीं कर पाते, और बहुत से नौजवानों का गिला होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन बहुत से नौजवानों ने अपना ये कारोबार कर लिया है, ऑनलाइन स्किल्स सीखी हैं और फिर उसको काम किया है एंड उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे भी नौजवान हमने देखे हैं कि उन्होंने खुद सीखा है, खुद काम स्टार्ट किया है ई कॉमर्स का, देन वो उन्होंने बहुत से बच्चों की और लोगों की भी रहनुमाई की है। एंड अच्छी बात यही होती है कि कुछ अच्छा आप सीखते हैं तो फिर आप भी आगे भी सिखाते हैं, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि जो आपके साथ लोग होते हैं वो भी बहुत कुछ आसानी से कर पाते हैं, इजीली मैनेज कर लेते हैं, चीज़ें सीख जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप आसानी दूसरों के लिए पैदा करते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, आपको भी बड़ी उससे खुशी मिलती है और बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि चले मैंने किसी की लाइफ को बदल दिया है। तो कोशिश किया करें कुछ अच्छा, अगर आपको लगता है आप अच्छा, आपके पास कोई स्किल है, कुछ सीखा हुआ है, तो वो आगे ज़रूर ट्रांसफ़र किया करें। ऐसे ही एक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नौजवान अहमद बासित, जो ई कॉमर्स और डिजिटल बिजनेस के शोबे में खासे तजुर्बाकार हैं। अहमद, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू जी सर। कैसे हैं अहमद? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अहमद, किस तरह से, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि आगाज़ कैसे हुआ था आईटी में डिग्री की, किस तरह से ई कॉमर्स की तरफ कैसे आए, ये भी बताएं। क्योंकि बहुत से नौजवान, अब जाहिर सी बात है मैंने ये भी देखा है बहुत सारे लोगों की आईटी में डिग्री नहीं होती लेकिन वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो आपका कैसे आगाज़ हुआ? अच्छा, मेरा ना अपना एक इंटरेस्ट था आईटी में, ठीक है। मतलब लाइक मूवीज देख के ना बचपन में, साइबर अच्छा। की या समथिंग इस तरह हाँ। से। एज ऑफ 14 एंड 15 में ना तो मेरा आईटी में इंटरेस्ट बना, बट पेरेंट्स वही चाह रहे थे कि मैं मतलब कि मैट्रिक पहले बायोलॉजी से करूं, फिर मैं अच्छा। मेडिकल और इंजीनियरिंग करूं एफएससी में, फिर मैं आगे डॉक्टर या इंजीनियर बनूं या आईएसएसबी या सीएसएस करूं। तो मेरा इंटरेस्ट टोटली जो था वो डिफरेंट टेक था। में था, कंप्यूटर में था, प्रोग्रामिंग में था, ठीक है, और लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर था। तो मैंने साथ साथ पैरेलल अपने फेसबुक से, तब जारी बात है न्यू फेसबुक थी, तो वहाँ से मेंटोरशिप तलाश करना शुरू की, लोगों से बातचीत करना शुरू की, मींस के इनबॉक्स जाके पूछना बताना, ठीक है। एज ऑफ 15 में फिर मैंने स्टेप लिया, अच्छा। आहिस्ता एज ऑफ 15 के अंदर मैंने स्टेप लिया कि मैं इसमें कुछ लर्न करूंगा। तो स्टार्ट पे सीक्वल, पीएल सीक्वल वगैरह जैसी चीज़ों को मैंने, और एक्ल जैसी चीज़ों को सीखा, तो मुझे लगा यार डिजिटल मार्केटिंग भी कुछ चीज़ है। फिर एज ऑफ 17 में मैंने डिजिटल मार्केटिंग की। एज ऑफ 18 के अंदर जब मैं पहुंचा तो मैंने एक पूरी कमर्शियल मार्केट सेल आउट कर दी वहां पर। अच्छा। जिस तरह ज़मीन.com कर रहा होता है वैसे कमर्शियल मार्केट मैंने मार्केटिंग से सेल आउट की। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे जब राइट गाइडेंस मिली, लेकिन पेरेंट्स कह रहे थे नहीं नहीं तुमने एफएससी करनी, प्री इंजीनियरिंग, वो मैंने साथ चलने दी। अच्छा। अच्छा, एफएससी प्री इंजीनियरिंग अलग, और मेरा जो आईटी स्किल सेट था वो अलग, ठीक है। पेंटियम 3 था तब, फिर आहिस्ता आहिस्ता 4, फिर आहिस्ता आहिस्ता कोर टू, जैसे जनरेशन चेंज होती गई वैसे मेरी जर्नी भी बदलती गई, ठीक है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं ब्लॉकचेन में इन हुआ, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग में इन हुआ, और फिर एआई में 2018-19 में मैं इन हुआ। कोविड में हमने अच्छा खासा मतलब पैसा बनाया, ठीक है। जहाँ पर लोग बैठ गए थे तो वहां पर मैंने पैसा बनाना शुरू किया। उसके बाद मैंने अपना कोविड के बाद मैंने अपना एक इनिशिएटिव लिया। लाइक उससे पहले मैं दुबई सर्व कर रहा था, पाकिस्तान रह के रिमोट जॉब्स के जरिए, ठीक है। और फिर मेरी प्रमोशन हो गया था, सीटीओ पाकिस्तान ब्लॉकचेन बन गया। फिर मैंने अपनी
जो है मींस कि अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी, उसमें हमने डिजिटल सॉफ्टवेयर्स बनाए, प्रोडक्ट्स बनाई, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी के एट द एंड एक सक्सेसफुल एक सॉफ्टवेयर हाउस है मेरा। उसके अलावा अपनी पर्सनल प्रोडक्ट्स हैं जो कि SaaS बेस हैं, ठीक है। ऑडियंस समझ रही होगी कि SaaS क्या होती है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज होती है, जिसके अंदर हम AI इंटीग्रेट करके उसको रेंट आउट करते हैं पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनल मार्केट में भी। और इसके अलावा हमारी जो ईट से की शॉप्स हैं इंटरनेशनली और पाकिस्तान में, हम डिफरेंट ब्यूटी, फैशन और डिफरेंट ब्रांड्स को सर्व कर रहे हैं एज अ सर्विसेज। अहमद, मुझे ये बताएं कि आपने ये सब जो सीखा, क्योंकि आपके साथ FSC चल रही थी, कोई स्पेसिफिक कोई आप IT की एजुकेशन तो नहीं ले रहे थे ना, तो आपने किससे सीखा, कैसे सीखा, किस तरह से आपको आइडिया हुआ कि मुझे किससे एक्सेस कहाँ तक करनी चाहिए? अच्छा, इसमें ना मेरे एक मेंटोर रहे हैं, मतलब कभी भी हैं, अहमद मंजूर साहब हैं, ज़िया साहब हैं, आदिल साहब हैं, फिर उसके बाद जॉन डू है इंटरनेशनली, ठीक है। तो इंटरनेशनली मैंने सब्सक्रिप्शन ली, यहाँ से भी ली, फिर यूडेमी, कोर्सेरा, ठीक है, इस तरह तो ये सारी आपने सोशल मीडिया के सोशल ऑनलाइन यानी कि यूट्यूब से। फिर मेरे पास जो पैसे होते थे मैं उसमें से कुछ बचाता था और उसको अपने स्किल सेट पे इन्वेस्ट करता था। आज भी मेरी आदत है कि तकरीबन 4 to 5 लाख रुपीस मैं पाकिस्तानी मैं अपने माइंड पे इन्वेस्ट करता हूँ, अच्छी बुक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, अच्छे कोर्सेज पे इन्वेस्ट करता हूँ, अच्छे लोगों की मेंटोरशिप में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि वो लर्न मेरे इस टाइम 50,000 प्लस स्टूडेंट जो मैं पढ़ा चुका हूँ, और 80% जो है सक्सेस रेशियो है, 80 से 90% सक्सेस रेशियो है, जो कि इस टाइम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम कर रहे हैं, कुछ मेरे साथ काम कर रहे हैं, और कुछ फाइवर अपवर्क पे 30-40,000 डॉलर की प्रोफाइल है उनकी, ठीक है। अच्छा, जो मेरे पास इस टाइम स्टूडेंट्स मतलब मेंटोरशिप भी ले रहे हैं, बाकी चीजें भी कर रहे हैं, लेकिन जो आपका लर्निंग का प्रोसेस है ना वो कभी स्टॉप नहीं होना चाहिए। आप कोई अच्छी बुक लें, ठीक है, आप कोई अच्छा कोर्स लें, ठीक है, आप कोई अच्छा मेंटोर। अच्छा, तो आपने सोशल मीडिया को इतनी छोटी सी एज में, मतलब 15-17, उसमें तो बच्चे बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपको खुद से ये माइंड में आया कि मैं इसको प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करूं और मैं एक्सेस करूं, कुछ सीखूं ऐसे लोगों तक? अच्छा, क्योंकि बेसिकली मेरा तो एक इन्फ्लुएंस बना के मतलब कि एग्जैक्ट कि मैं इस फील्ड के अंदर इन हो जाऊं किसी ना किसी वजह से, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी की हैकर्स की मूवीज देखी हुई थी, ठीक है। अच्छा। फिर मैं मतलब कि मैं अपने मेरे फादर रेलवे में थे, तो पुलिस डिपार्टमेंट में, तो मैं उनके साथ अक्सर ना ट्रेन पे आता था, तो मैं अल्फा टावर देखता था। मैं देखता था कि यार ये अल्फा टावर होता है, पापा से पूछता था तो बाबा कहते थे कि ये ना इधर कोई IT का भी होता है, हैकर्स भी होते हैं, ये चीजें वगैरह होती हैं, टेक्नोलॉजी का काम है। दिमाग में खुद से सवाल उठा कि यहाँ पे क्या है, मतलब एक जारी बात है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो उसमें क्या चीज क्या है, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं इधर आऊंगा एक दिन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अब कंपनी भी है, वहां पर मेंटोरशिप भी चल रही होती हैं, बाकी चीजें भी हैं उसी जगह पर, ठीक है, अल्फा में। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले मुझे अहमद ये बताएं कि ई-कॉमर्स क्या है और ये दुनिया कैसे शुरू हुई और पाकिस्तान में कब आई, इसको थोड़ा सा बताएं। अच्छा, और आसान अल्फाज जी मैं आसान अल्फाज में इसको रखता हूँ हमारी ऑडियंस के लिए भी। ई कॉमर्स होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है, मींस के डिजिटली कोई भी चीज़ आपको परचेज कर ली जाए, ठीक है। इनिशियली इब्तदाई जो हमारी ज़िंदगी थी उसमें 1970 में पहले टेलीफोनिक जो थी वो कॉमर्स हुई, अच्छा, फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम 1980 में जब वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया से ये कॉमर्स को जोड़ा गया तो चीज़ों को सेल परचेज ऑनलाइन होना शुरू होगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी बड़ी बड़ी मार्केट प्लेसेज आ गई, जिसमें ईबे था, अमेजोन था, मतलब 2000 तक इन्होंने अपना पूरा का पूरा ग्लोबली जो इम्पैक्ट था वो क्रिएट कर लिया। 2010-11 के अंदर जो था आपका दराज इन हो गया, पाकिस्तान में भी ये बूम आ गया, ठीक है, क्योंकि जारी बात है कि अमेजोन से इन्फ्लुएंस हुआ तो फ्लिपकार्ट बन गया, फ्लिपकार्ट से इन्फ्लुएंस किया गया तो यहाँ पे दराज बन गया पाकिस्तान में, ठीक है। तो फिर लोगों ने अपने छोटे छोटे ब्रांड स्टार्ट करना शुरू हो गए, कुछ लोग कंसिस्टेंट रहे, मेंटोरशिप लेते रहे, चीज़ों को सीखते रहे, क्योंकि विदाउट लर्निंग अगर आप इस फील्ड में आएंगे ना तो आप अपना पैसा भी मतलब ख़राब कर लेंगे और उसके अलावा अपना वक्त भी ज़ाया करेंगे, ठीक है। तो लर्निंग के बगैर आप, मैं नहीं समझता कि किसी को भी आना चाहिए इसमें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न करें और उसके बाद अर्न करें, ठीक है। विदाउट आप डायरेक्ट अर्निंग का सोच लेते हैं, माइंड सेट में एक्सपोजर ले आते हैं, यार वो उसके पास वो है, इसके पास ये चीज़ है, तो इसको मत सोचें ना। आप विद द पैसेज ऑफ टाइम अपना एक प्रोसेस बनाएं जिसकी मदद से आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये भी बताएं साथ में अहमद कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स का क्या स्कोप है, क्या सिचुएशन है? अच्छा, पाकिस्तानी ई कॉमर्स में ना मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि कम से कम आपके पास ना 4-5 साल का बजट होना चाहिए, ठीक अच्छा। है। और फिर आप ई कॉमर्स में, पाकिस्तानी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आप आएँ, ठीक है। लेकिन इनिशियली जो आपके पास 50,000 या 1 लाख होता है उसको अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करें,
ओके, अच्छा 50,000 एंड 1 लाख जो आप है वो अपनी, हाँ, अगर आप नहीं पे कर सकते, आप यूट्यूब पे जाएं, हम्म। बेहतरीन नॉलेज लें, चैट जीपीटी से उसको वेरीफाई करवाएं उस नॉलेज को, और फिर छोटा छोटा स्टेप लें, बिल्कुल स्मॉल स्टेप, बेबी स्टेप्स लें, ठीक है। फिर उसको जो अगली पेमेंट्स हों उसको फिर स्केल करें, ठीक है। मेंटालिटी असल में ये है कि हम यहाँ से जाएंगे, लाइक किसी भी मार्केट में फैसलाबाद चल जाएंगे, इधर से हम एक कपड़ा लेंगे और उसको सेल आउट करेंगे और ब्रांड बना लेंगे। किसी की मैन्युफैक्चरिंग पे आप ब्रांड नहीं बना सकते। ब्रांड वो होता है जिसमें आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग हो, अपनी चीजें हो, और आप उसको स्केल करें, फिर ग्रो करें, फिर आप जाते हैं पाकिस्तान से बाहर की दुनिया तक। अच्छा, तो जब आपने स्टार्ट किया, क्या सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया था? अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास तो मतलब कि मेंटोरशिप थी, लोग ऐसे थे, अच्छे थे, आप कह लें कि तकदीर कह रहे हैं या अल्लाह ताला का एक कह लें कि मेरे लिए एक मौजा कह लें, ठीक है। तो मेरे पास तो लोग थे, लेकिन जो मेरे पास सिस्टम स्टूडेंट्स आते हैं उनको चैलेंज ये होते हैं, या जो मेरे पास लोग आते हैं उनके लिए चैलेंजिंग सिचुएशंस ये होती हैं, प्रॉब्लम उन्हें जो फेस होती है, वो प्रोडक्ट रिसर्च नहीं करते। हर बंदा दूसरे को देख के अर्निंग करना चाहता है, हर बंदा व्लॉगर को देख के व्लॉगर बनना चाहता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा अगर आप YouTube पे फाइनेंस का चैनल बनाएंगे तो उसकी ज्यादा आपको इनकम आएगी, ठीक है। आप एग्जैक्ट नॉलेज प्रोवाइड करेंगे उसकी ज्यादा इनकम आएगी, ठीक है। लेकिन क्या देखा हमने, अच्छा यार उसने ये दिखावा किया और मैं भी अब दिखावा करूंगा, ठीक है। अब इस रेस से मेरे ख्याल में बच्चे को निकल आना चाहिए। और मैं अभी भी कहता हूं, जो मैंने बीएससी डबल मैथ फिजिक्स की उसमें मैंने पढ़ा, एफएससी में पढ़ा, वो आज मुझे अपने एआई मॉडल अपने ट्रेन करने के लिए बड़ी हेल्प कर रहा है। अच्छा। लोग कहते हैं डिग्री ना करें आप। हाँ। ये एक प्रॉब्लम है, ये एक गलत माइंडसेट दिया जा रहा है। डिग्री आप आज, मैं अभी पूछते ना कि जी आपका अलजबरा कहाँ यूज हो रहा है, आपका लाइक ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज हो रही है, मैं दिखाता हूँ कहाँ यूज हो रही है। हम एलएलएम में डेली यूज करते हैं। तो कहते हैं ना कि जो हम सीखते हैं वो जिंदगी में जरूर कहीं ना कहीं काम आता है। इस पे बात करते हैं, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम ई कॉमर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा अहमद, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि एक तो बच्चों को चैलेंज क्या आते हैं जब वो इस तरफ आते हैं या सीखना शुरू करते हैं, और दूसरा जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि बच्चे ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं कि भाई जल्दी से हमें, अगर हमने काम स्टार्ट किया तो पैसा कब हम कमाना शुरू करेंगे। अच्छा, इसमें ना मैं एक छोटा सा बात करता हूँ तो कि शॉर्टकट इज इक्वल टू स्कैम, ठीक है। अब बहुत से बच्चे होंगे गलत मेंटोरशिप चूज़ कर लेंगे, ठीक है, रॉन्ग पर्सन को चूज़ करेंगे। उसके लिए पहले तो आपको लर्न करना चाहिए, आपको देखना चाहिए क्या वो मेंटोर जो आपको पढ़ा रहा है उसने खुद कभी $10 $100 कभी कमाया है जो आपको वो गाइड करेगा, ठीक है। उसका पोर्टफोलियो देखें, उसको गूगल करें, उसको जीपीटी करें, उसको वेरीफाई करें, और वेरीफाई करने के बाद सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि उसको लर्न करना चाहिए बच्चे को, ठीक है। उसके बाद जो उसके पास वो YouTube से भी लर्न कर सकता है, अगर उसकी कैपेसिटी है तो वो YouTube से भी फ्री ऑफ कॉस्ट भी लर्न कर सकता है। अच्छा, अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट लर्न कर रहा है तो जो उसने अपनी कोई सेविंग या कोई 40-50,000 उसने रखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप उसको उन जो एग्जीक्यूशन जो उसने रीड की है उसको एग्जीक्यूट करे रियल मार्केट में छोटे स्केल के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद लार्ज स्केल के ऊपर चला जाए। ऐसा नहीं करना कि पापा मुझे पैसे दे दें आप बहुत ज्यादा और मैं बिजनेस करूंगा, ऐसे बिजनेस नहीं होते। बिजनेस के लिए पैसा नहीं, आइडिया चाहिए। अच्छा, वाकई ये होता ही ऐसे है कि बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर बॉयज़ खासकर वो बहुत ज़्यादा जिद कर रहे होते हैं कि फादर को कि बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट दे दें और मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है। ऐसे बिजनेस नहीं होते ना। बिजनेस एक पूरा प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना है, ठीक है। उसके लिए शॉर्टकट इज इक्वल टू स्कैम, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी खबर है पूरे पाकिस्तान के लिए और डेफिनेटली आईटी वालों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि गूगल का जो ऑफिस है वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। तो अहमद, उससे क्या फ़ायदे हमें हासिल हो सकते हैं? और जाहिर सी बात है अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में लोगों को मिलेंगी तो आसानियाँ तो पैदा होंगी और एम्प्लॉयमेंट के कितने ज़्यादा चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान में गूगल ने जो है अपने ऑफिस के लिए आगाज़ किया है, ठीक है। इससे बेसिकली ना पाकिस्तान के जैसे किसी टाइम के अंदर आईआईटी इंडिया में
वहाँ पर चले जाएं आप, तो वहाँ पर आपको गूगल का भी ऑफिस मिलेगा, अमेजोन के भी मिलेंगे, और बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके ऑफिस मिलेंगे। यहाँ पर पाकिस्तान में डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगी आपकी, ठीक है, आप जॉब के लिए आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनल मार्केट में जो चीज़ हो रही है और हम जो चीज़ यहाँ पर सीख रहे हैं या मतलब कि डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे गूगल में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लोगों का जो स्ट्रगलिंग है ना वो ट्रिपल हो जाएगी, जो बच्चा है उसका एक एक्सपोजर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ कल वो वाइस प्रेसिडेंट थे, मैं कल सुन रहा था, तो वाइस प्रेसिडेंट थे जो गूगल के, उन्होंने कहा कि 1 ईयर के लिए मैं आपको जेमिनी जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए फ्री कर रहा हूँ, ठीक है। आप उसे लर्न करें, उस मॉडल से आप सीखें, चीज़ों को लेके चलें, ठीक है। सीखने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर कोई सीखना चाहता है, ठीक है, कंसिस्टेंसी हो उस बच्चे में, वो बच्चा मतलब स्ट्रगल करना ये चाहता भी बताया अहमद साथ में, जैसे कि उन्होंने कहा कि 1 ईयर के लिए मैं फ्री कर रहा हूँ, तो उससे बच्चे क्या सीख सकते हैं? वो इतना बड़ा मॉडल है कि आप कुछ भी उससे सीख सकते हैं। अच्छा। उसमें लाइक मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे नाजरीन हैं वो जाके उसको यूज़ करें, ठीक है। सबसे पहले जब भी आपने उससे कुछ सीखना है, सबसे पहले आपने उसको रोल बताना है, ठीक है। रोल किस तरह से बताया जाता है, मतलब यू आर अ वेब डेवलपर, यू हैव अ 30 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, उसको पहले बताना है, क्योंकि तो वो ट्रिलियन ऑफ पैरामीटर्स पे ट्रेन है, ठीक है। आपने उसको बिल्कुल स्पेसिफिक करना, पहले रोल बताना है, फिर आपने 3 चीजें, ट्रेड बताना है, टारगेट बताना है और टास्क बताना है। मतलब जो आप काम करवाना चाहते हैं, मतलब मैं कोर्स करना चाह रहा हूँ, मुझे यहाँ ये 4 इंस्टीट्यूट्स मुझे मिले, ये इनकी आउटलाइंस हैं, ये मैंने तुम्हें दे दी है, इसमें से मुझे बताओ, वेरीफाई करो कि कौन सा बेहतर है, ठीक है। वो सारी की सारी प्रॉम्प्ट देके आप उससे स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग सीख सकते हैं। फिर आप उससे पूछेंगे यार मुझे यूट्यूब वीडियो रिकमेंड कर दो, मुझे आप यूडेमी रिकमेंड कर दो, इस टाइम जीपीटी, ठीक है, और आपके जितने भी जीपीटी बेस्ड मॉडल्स हैं, लाइक ओपन एआई है, क्लॉड है, आपका जेमिनी है, जितने भी है, लाइक मस्टीरियल्स है, ठीक है, ये आपके लिए सबसे बड़े इस टाइम टीचर बन चुके हैं। अगर किसी इंसान को पता हो ना कि मेरी ये डायरेक्शन है और मैंने किसी यूट्यूब के व्लॉगर को देख के अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करना, वो बच्चा एक ना एक दिन किसी ना किसी पॉइंट पे कामयाब होकर खड़ा होगा। और हमारी एक स्किल सेट मैं आपको बता दूं, ऐसा है कि सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, इसको कोई बॉर्डर की लिमिटेशन नहीं है। ये आप बेशक यूएसए में सेल करें, मेरे क्लाइंट्स हैं यूएई में भी हैं, ओमान में भी हैं, लाइक केएसए में भी हैं, नॉर्थ अमेरिका में भी हैं, तो हम उनका काम करके दे रहे होते हैं, ठीक है। और वो अगर आप काम अच्छा देंगे तो वो अप्रिशिएट भी करेंगे और आपको अगला क्लाइंट लाने में भी हेल्प करेंगे वो लोग। अच्छा, साथ ही साथ अहमद ये भी बताएं कि जो एफिलिएट मार्केटिंग है ये क्या है? अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग ये चीज़ है कि जिस तरह से मैं अमेजोन से एक पार्टनरशिप कर लूँ, और मैं उसको कहूँ कि मैं तुम्हारी प्रोडक्ट को सेल आउट करूंगा और उस प्रोडक्ट की सेल आउट के ऊपर तुम मुझे कमीशन दोगे, दैट इज कॉल्ड इज एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, अच्छा, ठीक है, ये एफिलिएट मार्केटिंग है। अब इसमें यह है कि आप अपनी वेबसाइट पे उनकी बेशक प्रोडक्ट्स का बैक लिंक लगा दें, और बहुत से लोग बीबीसी कितना बड़ा चैनल है, ठीक है, वो जीडीएन चला रहा है, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क चला रहा है, ठीक है। उसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज आपकी एफिलिएट मार्केटिंग करती हैं, ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर वो बहुत बड़ा रेवेन्यू वो जो है ना वो कमा रही हैं। अभी हमने जीपीटी और जेमिनी की बात की है, तो आप जाके गूगल करें आज ही, जाके कहें कि यार मुझे ये बताओ कि एफिलिएट मार्केटिंग से मैं कितना पैसा बना सकता हूँ, ठीक है, मैं कैसे बना सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास क्या क्या तरीके, वो आपको स्टेप बाय स्टेप उर्दू में सादा जुबान के अंदर, लाइक हम उसको बोलते हैं लाइक नेचुरल लैंग्वेज के अंदर आपको प्रॉपर्ली वो डिस्क्राइब करेगा और आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और अगर आपके पास मेंटोरशिप है, मेंटोरशिप का प्लस पॉइंट ये होता है कि जो आपका 1 साल का सफर है ना वो 3 महीने का रह जाता है। 3 महीने का रह जाता है, वाकई ये तो बात सच है। अच्छा, साथ मुझे ये भी बताएं कि जब हमने इन्वेस्टमेंट की बात की है, सभी पहले इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा घबराते भी हैं और बहुत से बच्चे पेरेंट्स से जिद भी करते हैं कि हमें पैसे दें, हम कारोबार, तो क्या 50,000 से ई कॉमर्स का स्टार्ट किया जा सकता है अगर 50,000 है तो? अच्छा, इससे स्टार्ट तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप 50,000 का बजट अगर एड्स पे इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है, वो बर्न हो गया, अगली प्रोडक्ट के वो मार्केट करने के आपके पास पैसे नहीं है। इसलिए बेहतर ऑप्शन ये है कि आप किसी से एसईओ, एईओ, जीओ वगैरह सीखें और सीखने के बाद एक वेबसाइट बनाएं, एफिलिएट मार्केटिंग करें, ठीक है, एडसेंस अप्रूव करवाएं और वहां से आप अर्निंग करें। फिर अपने आइडियाज के ऊपर जो पैसा वहां से आए उससे जाके एंजॉय नहीं कर लेना, उसको अपने आइडियाज और अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। विदाउट लर्निंग, ये हमारा स्टार्ट से मैंने कहा, विदाउट लर्निंग आप किसी चीज का स्टार्ट लेंगे उसमें आप नुकसान
मतलब देखिए मेरा 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस इस फील्ड में, अब मैंने 15 साल जो स्ट्रगल की है वो किसी को अगर 3-4-6 महीने में मिल रही है तो दैट्स इट फाइन। वो उसको चाहिए कि, और अच्छे अच्छे मेंटोर्स हैं पाकिस्तान में भी हैं, बाहर भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं, लेकिन यूट्यूब का जारी बात है कि एक डाटा का पूरा मेस होता है, बच्चे को एक रोड मैप समझ नहीं आ रहा होता, तो वो रोड मैप वेरीफाई करवाने के लिए आप जीपीटी के पास चले जाएं। हाँ, अब तो ये भी बड़ी आसानी है कि आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। आप ना है बिल्कुल किसी को पे ना करें, आप जीपीटी के पास जाएं और वहां पर रोड मैप अपना वेरीफाई करवाएं और उन स्टेप्स को फॉलो करते जाएं। लेकिन जीपीटी से भी अब सवाल करने का एक तरीका कार है, वो हमारी ऑडियंस को मैंने अभी बता दिया, रोल, ट्रेड, टारगेट, टास्क एंड लास्ट पे आपने आउटपुट। अच्छा अच्छा, तो क्या आप क्या देख रहे हैं कि नौजवानों का पाकिस्तान में क्या फीडबैक है? आ रहे हैं नौजवान, सीखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, या वही वाली शिकायत है कि जॉब्स नहीं है लेकिन साथ में ये सीखते हैं तो वो इंस्टेंट रिजल्ट मांग लेते हैं? अच्छा, हमारे पास जो भी लोग आ रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, पहली बात तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी स्टूडेंट मेरे पास हैं या करके गए हैं चीज़ें वगैरह, वो कहीं ना कहीं अपनी जॉब कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपना लेके चल रहे हैं चीज़ों वगैरह को, ठीक है। लेकिन बच्चा जो आता है ना वो इतना कंफ्यूज होता है क्योंकि मार्केट में फेक गुरुज और वो हर बंदा जिसका कुछ नहीं हो रहा वो कहता है कि जी आए मैं आपको बताता हूँ। हालांकि मैं अक्सर कहता हूँ आप जीपीटी के पास ही जाएं, आप उसकी प्रोफाइल दें, उसको पूछें यार ये बंदा ठीक है, ये ठीक है, मतलब ऑप्शंस दें, वो फिर सिलेक्शन करें, फिर उस बंदे से बात करें, फिर चीज़ों को समझ आएगी आपको। पहले स्टार्टिंग पे कोई ना कोई नॉलेज चाहे यूट्यूब से लेके जाएं, ठीक है, लेकिन लेके जरूर जाएं। और लोगों का रुझान इसकी तरफ आगे से बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है, क्योंकि आप देखिए मेरे पास पर्सनली मैं आपको बताता हूँ MBBS मेडिकल्स की सीवीज होती हैं कि हमें कहीं पर हाउस जॉब करवा दें। इतना ज्यादा मार्केट के अंदर जो है ना, क्योंकि हम जब मैं अपनी एज में था तो हमारे पेरेंट्स भी यही कहते थे कि FSC प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल। हाँ, ये तो वैसे ये दो चीजों पे हमने तो देखना ये है कि आने वाले 10 सालों तक आगे क्या होगा, ठीक है। अब मैंने आने वाले टाइम को वहां पर ऑब्जर्व किया विद माय मेंटोरशिप, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि मुझे समझ आ गई कि आगे आने वाले सालों में तो दुनिया ऐसे बदलेगी और मुझे इस ट्रैक को फॉलो करना है, ठीक है। पेरेंट्स मुझे बोल रहे हैं, मैं उनको फॉलो करूंगा, चीजें करूंगा, लेकिन ये मेरा एक प्लस पॉइंट होगा और मैं उसकी वजह से, अपनी डिग्री की वजह से तो नहीं अर्न कर रहा, मैं अर्न कर रहा हूँ अपनी स्किल की वजह से। बट डिग्री ने मुझे शऊर दिया, बोलना सिखाया, किसी जगह पे मतलब चीजों को जो है डिसिप्लिन सिखाया, और भी काफी चीजें ऐसी जो सॉफ्ट स्किल में आपके प्रोफेशन में भी तो आपको सपोर्ट कर रही है ना, कहीं बिल्कुल ना कहीं पे। अच्छा, साथ ही मुझे ये भी बताएं कि अक्सर हम देखते हैं फॉलोअर्स लाखों में होते हैं लेकिन सेल्स नहीं होती, उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? मार्केटिंग का मसला होता है या प्रोडक्ट का इशू होता है, क्या इशू होता है? अच्छा, उसमें सबसे बड़ा इशू होता है प्रोडक्ट हंट करने का। अब ऑलरेडी अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उसका मार्केट वॉल्यूम फुलफिल है और मैंने देखा कि XYZ बॉटल सेल आउट कर रहा है तो मैं भी वही सेल करूंगा, ऐसा नहीं होता। आपने पहले कंपटीशन जज करना होता है, आपने मार्केट की रिसर्च करनी होती है, फिर एक फैसले पे पहुंचना होता है, फिर मार्केटिंग बजट अलग करना होता है, फिर ये पूरा प्रोसेस, फिर उसकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग करने के बाद आप किसी पॉइंट पर पहुंचते हैं। एट द एंड आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग तक जब आप जा रहे होते हैं तब आपको रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। इस मतलब ये नहीं कि काम नहीं करती है टेक्निक्स, ये सारी की सारी गूगल इन टेक्निक्स को फॉलो करता है, बड़ी बड़ी कंपनीज इन टेक्निक्स को फॉलो करती हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हर कोई चाहता है कि भाई मुझे एक प्रोडक्ट मैं लूं और मार्केट में वो जाए और एक मरतबा जो है वो क्लिक हो जाए और मैं एक रील बनवाऊं किसी इन्फ्लुएंसर से और वो चल जाए, ठीक है। इन्फ्लुएंसर की रील तो आपकी ऑडियंस ही नहीं है। मैंने अगर बॉटल सेल आउट करनी है, इन्फ्लुएंसर फूड का है, तो मेरी तो ऑडियंस ही मैच नहीं कर रही, तो मुझे सेल कहाँ पे आएगी? हाँ, वो व्यू आ सकते हैं आपको, ठीक है, और व्यूअरशिप के ऊपर आपको सेल नहीं जनरेट होती है। अक्सर ब्रांड कहते हैं कि नहीं जी इन्फ्लुएंसर से हम वीडियोस बनवा लें हमारा काम चल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हर ब्रांड की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। अच्छा अहमद, लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें हमारी यूथ को जो इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहती है, आना चाहती है इस तरफ, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? अच्छा, मैसेज मैं अपनी यूथ को यही देना चाहूँगा कि सबसे पहले लर्न करें, ठीक है, फिर हार्ड वर्क करें, कंसिस्टेंट रहें, अल्लाह ताला पे उम्मीद करें, ठीक है, और जब कोई मुश्किल आए तो 2 शुक्राने के नफल पढ़ें, अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तो अल्लाह ताला देखिए आपकी उस जो मुश्किल है उसको कैसे आसान कर देंगे और इंशाल्लाह ताला वो आपका एक फ्लो बनता जाएगा अर्निंग की तरफ। कंसिस्टेंट रहें। ओके अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। नाजरीन, अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो नए मेहमान का आपसे तारुफ करवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम बात कर रहे थे आईटी के ऊपर और ई कॉमर्स के ऊपर। अभी थोड़ी सी बात करते हैं मंशियात के ऊपर। हम अक्सर देखते हैं कि स्कूल कॉलेजेस में और ख़ासकर नौजवानों में मंशियात की लत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। स्कूल कॉलेजेस से भी केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं और वैसे भी हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन भी इसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा जाहिर सी बात है डेंजरस है और बहुत ज़्यादा परेशान कुन भी है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। इस पे आज हम बात करेंगे कि इसकी रोकथाम के लिए कानून क्या कहता है और किस उम्र के बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर इसमें आते हैं और किस तरह आते हैं, क्या इसके पीछे वजूहात हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर सलमान मलिक, एंटी नारकोटिक फोर्स के कानूनी माहिर हैं। सलमान, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। कैसे हैं सलमान? ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सलमान, आप एक्सपर्ट भी हैं, आप देखते भी हैं, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत ज़्यादा नौजवान नस्ल क्यों इतनी ज़्यादा इस तरफ आ रही है? डिप्रेशन है, एंजाइटी है, क्या वजूहात है इसके पीछे? एक तो ये कि गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले सकती है वो हमारे सामने है। एंटी नारकोटिक फोर्स इज़ वर्किंग सिंस 1997। पुलिस ऑलरेडी मौजूद है इस सूबे में बहुत ज़्यादा, और अब 2025 में सीएम पंजाब का ये इनिशिएटिव है कि वो पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स को लेकर आई है, पंजाब सीएनएफ। अगेन एक म्यूचुअल फोर्स है आर्मी और सिविलियंस को मिलाकर। सो ये फोर्स इसलिए लाई गई थी पंजाब में क्योंकि एएनएफ जो है उसकी कैपेसिटी बहुत कम है, यानी कि वो पंजाब में तकरीबन उनकी 1000 की कैपेसिटी है। अच्छा। इतने बड़े सूबे में सिर्फ 1000 के करीब हुए हैं, जबकि एयरपोर्ट्स भी उन्होंने देखने हैं, बॉर्डर भी देखना है, ट्रेन, बस स्टैंड, सब कुछ उन्होंने देखना है। सो देयर वाज अ नीड ऑफ अ फोर्स जो स्पेशलाइज्ड फोर्स हो, तो पंजाब सीएनएफ को लेकर आए थे। अब पंजाब सीएनएफ फोर्स को तकरीबन साल हो गया, अब वो पूरे पंजाब में हर ज़िले में हर डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम मौजूद है, तमाम स्टेशंस बन चुके हैं। सो ये वो स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट कर रही है, बट इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। ये पिछले साल जब प्रेजेंटेशन दी गई थी तो हमें बताया गया था कि इतनी ट्रांसपोर्ट हो रही है, और पंजाब में इसकी इसलिए इतनी ट्रांसपोर्टेशन है क्योंकि पंजाब में विद इन सिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है। सो रह गई बात बच्चों की, नो डाउट पैसा बहुत ज़्यादा है, ड्रग्स में बहुत पैसा इन्वॉल्व है। फिर ये कि बेरोज़गारी है, जॉब्स नहीं है, जब कुछ और करने को नहीं होता तो इस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। जो सप्लायर है वो एक जगह पर आ रहा है और वो कोशिश करता है कि वो नौजवानों को दे के जाए, क्योंकि और नौजवान भी हर कोई नहीं, ये नौजवान सिर्फ उनको टारगेट करते हैं जो सप्लायर्स हैं जिनके पास पैसे हों, जो घर से पैसे लाए होंगे, सिर्फ उन्हीं को बेची जा सकती है और किसी को नहीं बेच सकते। इस तरह कहने को तो कहा जा सकता है कि जी सारे स्कूल, सारे कॉलेज, सारी यूनिवर्सिटी में ड्रग्स है, ऐसा नहीं है। अब सरकारी स्कूल और सरकारी जो कॉलेजेस हैं वहाँ के बच्चे के पास तो जेब में इतने पैसे ही नहीं होते, क्योंकि उनकी ना फीसेस हैं ना वो घर से इतना खर्च लेकर आ रही हैं, तो वो अफोर्ड कैसे कर रही हैं? ये अफोर्ड वही लोग कर रहे हैं और वही लोग इसका टारगेट हैं, क्योंकि सप्लायर पहले तो उनको ट्राई करवाता है, और ट्राई किसी भी मकसद से हो सकता है। लेट्स से कि अगर कोई आइस है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं दी जा सकती कि ये लो ड्रग है। कभी भी कोई चीज़ इस तरह ऑफर नहीं हो रही, वो इस तरह हो रही है कि ये गोली ले लो, इससे तुम्हें 72 घंटे नींद नहीं आएगी, और उस तरह वो उस डोज का शिकार हो जाता है। और इस तरह की टॉफ़ी की सूरत में हो सकता है, इट कैन बी इंक्लूडेड इन एनीथिंग पॉसिबल, और इस तरह वो लत में आ जाते हैं। लत में आ जाते हैं। अच्छा, तो ज़्यादातर किस एज के जो बच्चे होते हैं वो इस तरफ राग़िब होते हैं? क्या चांसेस क्या होते हैं? 25 के होते हैं? किस उम्र का जो ज़्यादातर? स्कूल 9, 10th एंड कॉलेजेस, 9, 10 ये है उनका रेशो जिसमें वो शिकार हो रहे हैं। तो ये तो बहुत छोटी सी एज वाले ज़्यादातर बच्चे नज़र आ रहे हैं कि जो स्कूल में है या कॉलेज में, एफएससी या इनको ट्रैप करना ज़्यादा आसान है, इसलिए इनको ज़्यादा वो हिट कर रहे हैं, और फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे तो चल ही रहा है मामला, लेकिन जहाँ से वो शुरू कर रहे हैं वो स्कूल है, वो कॉलेजेस है। तो अच्छा, क्या समझते हैं सलमान के स्कूल एंड कॉलेजेस में कौन से ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि इसका जो ड्रग्स है उसका इस्तेमाल ना हो सके या बच्चे इस तरफ ना जाएं, और किस तरह हम ज़्यादा, क्योंकि हम देखते हैं आजकल बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड हैं, तो किस तरह हम अवेयरनेस भी ला सकते हैं कि थोड़ा अवेयरनेस इज गोइंग ऑन ऑलरेडी। गवर्नमेंट हर लेवल पे काम कर रही है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में फोर्स जा रही है, आर्मी वाले जा रहे हैं, अवेयर करने की पूरी कोशिश हो रही है। 100 बच्चा बैठा है, सबको समझाने की कोशिश करते हैं, 80 भी अगर उस बात को समझ जाए तो ये बड़ी कामयाबी होती है। सो मेक श्योर किया जाता है कि हर लेवल पे जो बच्चा है उसको किस तरह अवेयर किया जा सकता है, उस लेवल की अवेयरनेस दी जाती है। मज़ीद ये कि
1 महीने 2 महीने तक एक प्लान लेकर आ रहे हैं पंजाब CNF और एजुकेशन मिनिस्ट्री, और जिससे कोशिश करेंगे कि स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटी के करीब जो भी ढाबे बने हुए हैं, जो भी एक्सेसिबल एरियाज़ हैं ड्रग बेचने के, वो उनसे दूर कर दिए जाए। इस तरह हम पूरी कोशिश में है कि कोई ऐसा प्लान हो जो उनको सिक्योर कर दे, स्कूल प्रेमिसेस को क्लीन कर दें, और जितने भी लोग इर्द गिर्द बांटते हैं, वो चाहे कैफ़े है चाहे वो कैफेटेरियाज हैं, उनको सिक्योर कर दिया जाए। उनको सिक्योर कर दिया जाए। अच्छा, तो कौन सा ज़्यादा ड्रग जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है या बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, और उसके नुकसानात क्या हैं वो भी बताएं ताकि हमारी ऑडियंस को भी पता चले। देखिए, हर तरह का ड्रग इस टाइम मौजूद है, लेकिन आइस का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं नौजवान, अच्छा। जो कि बहुत नुकसानदेह है। 6 महीने में डेथ भी हो जाती है। 6 मंथ में रिहैब नहीं है उसका, तो मेक श्योर किया जाता है कि वही बच्चों को दिया जाए, क्योंकि वो गोलियों टॉफ़ी की सूरत में दिया जाता है। अच्छा, गोली। Okay. अब जाहिर सी बात है कोई इस तरह से नहीं कहेगा, ऑब्वियसली जिस इंसान जिस प्रॉब्लम का शिकार होता है तो वो कहते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो इस चीज़ से दूर हो जाएगी, तो आप इसको यूज़ करके देखें। तो कोशिश करें वालिदैन भी और जो भी उनके इर्द गिर्द उनके फ्रेंड्स हैं कि उन पे नज़र रखें, बात करें, उनको समझाएं। अच्छा, तो पेरेंट्स को कौन से मेजर्स लेने चाहिए? अक्सर हम देखते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं अपने रूम में, पेरेंट्स जाते ही नहीं हैं, पूछते ही नहीं हैं। थोड़ा सा इस हवाले से भी बताएं। पेरेंट्स को भी हम अवेयर करने की कोशिश करें। जब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कैंपेन्स कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी वेलकम कर रहे हैं और उनको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और मीडिया के थ्रू कैंपेन्स में उनको पार्ट बना रहे हैं, ताकि सिर्फ बच्चे को समझाना, बच्चा तो घर जाके बात ही नहीं कर रहा किसी से, तो हम पेरेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के थ्रू कि आएँ और हमारी बात सुनें। अच्छा, दूसरा सलमान ये भी बताएं कि जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनका जो आम मंशियात हैं उनसे ज़्यादा ख़तरनाक क्यों समझा जाता है? द बेसिक रीज़न इज़ दैट कि सिंथेटिक ड्रग में केमिकल इन्वॉल्व है। ये केमिकल से बन रहा है, ये वो नहीं है जो पैकेट आया है किसी सूबे से और वो ट्रैवल कर रहा है। इसको खुद मैन्युफैक्चर किया जाता है, ख़ास बॉइलिंग पॉइंट दिया जाता है, केमिकल्स इन्वॉल्व किए जाते हैं, और इस तरह इसको एक सिंथेटिक ड्रग यानी कि आइस की शक्ल दी जाती है, और वो डेंजरस हो जाता है। जहाँ भी केमिकल इन्वॉल्व है वो हाईली डेंजरस है। अच्छा, साथ में ये भी बताएं कि ज़्यादातर रुझान जो हमने मीडिया पे भी देखा है, केसेस बहुत ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट हुई हैं, पिंकी वाला इशू भी हाईलाइट हुआ था, तो ज़्यादातर क्या ऑनलाइन बच्चे लेते हैं या किसी से डायरेक्टली लेते हैं? कौन सा तरीका ज़्यादा अपनाया ऑनलाइन जा तो रहा एक है? मीडियम है, काफ़ी दफ़ा मीडियम्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है। जिसको चाहिए, जहाँ डिमांड है, उसने किसी भी तरह उसको लेकर आना है। तो ज़्यादा रेशो कहाँ पे देखी गई है कि ऑनलाइन ज़्यादा इजी है? ऑनलाइन एक नया मीडियम है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑनलाइन के थ्रू हो रही है। अच्छा, तो आप कानूनी माहिर भी हैं, क्या समझते हैं कि कानून क्या कहता है इसके हवाले कानून तो से? बहुत सख्त है, उम्र कैद है, और 1 किलो के ऊपर तो उम्र कैद है, और सज़ाएं बहुत सख्त हैं, और ट्रायल भी बहुत सख्त है, लेकिन स्टिल लोग इससे बाज नहीं आते। अच्छा, क्या कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है सलमान के? सज़ाएं भी बहुत ज़्यादा सख्त हैं और ऐसा नहीं है कि सज़ा, क्या एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, क्या मसला कहाँ पे आ रहा है? अगेन बैक टू दैट पोजीशन, लोगों के पास कुछ करने को नहीं है तो वो ट्रैप हो जाते हैं इसके हाथों। इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है, उन्हें कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता तो इनके हाथों ट्रैप हो जाते हैं, इनके हाथों ट्रैप हो जाते हैं जिसके। अच्छा, तो दूसरा ये भी बताएं कि सिर्फ जो सलमान बेचने वाला है उसके मुतल्लिक कानून कुछ कहता है या जो ख़रीदने वाला है उसके मुतल्लिक क्या कहता है? एवरीवन इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल। जो यूज़ कर रहा है वो तो पेशेंट है, कंज्यूमर है, उसको नहीं हम इतना हिट कर रहे, लेकिन जो सप्लायर है उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। अच्छा, जो सप्लायर है उसको जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर कोई बच्चा पकड़ा गया है तो उसको हम पेशेंट की तरह ट्रीट करेंगे, उसको हम मुल्ज़िम नहीं समझेंगे, हम उसका इलाज करवाएंगे, उसके थ्रू सप्लायर तक पहुंचेंगे, और सप्लायर के थ्रू हम गैंग तक पहुंचेंगे। हमें सप्लायर की ज़रूरत है, कंज्यूमर की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, साथ में ये भी बताएं कि ज़्यादातर सलमान तालीमी इदारों में देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइट तो तालीमी इदारे ही हो रहे हैं कि उसमें ज़्यादा फैल रहा है, बच्चे ले रहे हैं एंड केसेस आते हैं, फिर दब भी जाते हैं केसेस, किसी न किसी की जानिब से प्रेशर भी आ जाता है। तो क्या हमें ऐसे कौन से इक़दामात करने चाहिए कि जिसके ऊपर अब सबको बैठ के सोचना चाहिए कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारा फ्यूचर इससे बहुत ज़्यादा तबाह हो रहा है? सारे ऑलरेडी साथ बैठे हुए हैं, सब आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग चल रही है, सब कुछ हो रहा है, बट ये चीज़ इतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो चुकी है कि अवाम को इसमें साथ आना पड़ेगा। हाँ। अगर कोई अवाम हेल्प नहीं करेगी आपको, आप लोग खुद नहीं बताएंगे कि कौन यूज़ कर रहा है, आपकी फैमिली में से, आपके सर्कल में से, आपके कॉर्पोरेट सर्कल में से, आपके फ्रेंड्स में,
हम कुछ नहीं कर सकते। हेल्पलाइंस मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। यू हैव टू कम टू अस, यू हैव टू इन्फॉर्म अस। आप मदद करें, आप चुप ना रहें, तभी हम कुछ कर सकेंगे। अच्छा, साथ में ये भी बताएं कि क्या रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी मौजूद हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि अगर हैं तो बहुत से लोगों को मालूमात नहीं होती कि कहाँ जाना चाहिए। कोई हेल्प अगर लेना भी चाहता है जी। तो उसको आइडिया नहीं होता कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या काम करना चाहिए। तो इस हवाले से भी बताएं रिहैब थोड़ा गवर्नमेंट डिटेल में। लेवल पे तो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। उसके ऊपर काम चल रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ इस पे कोऑर्डिनेशन अगले 6 महीने में बन जाएंगे। अच्छा, तो जो अक्सर हम देखते हैं कि जो नशे का आदी होता है उसको हम मुजरिम समझना जी। शुरू कर देते हैं और उसको बड़ा स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है। उसके साथ बात भी इस तरह से पेरेंट्स की जानिब से भी अनफॉर्चुनेटली इस तरह से बात की जा रही होती है, बहुत सख्ती की जा रही होती जी। है। एंड उसके रिस्पांस में हम देखते हैं कि वो बच्चा जो होता है वो बजाय ठीक होने के वो और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो किस तरह से ट्रीट करना चाहिए जो नशे के आदी हैं उनको, अगर उससे निकालना है हमने बाहर? देयर इज़ ओनली अ रिहैब प्रोसेस। उसमें रिहैब प्रोसेस में पहले उनको कोशिश की जाती है। पहले तो ये है कि आप खुद ना ट्रीटमेंट करें, एक्सपर्ट के पास आएँ, उसका इलाज करने की कोशिश करें। 3-4 महीने लगते हैं उसको उस प्रैक्टिस में से बाहर निकालने को। फिर उसको दवाइयाँ दी जाती हैं, फिर उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट दिया जाता है जिससे उसको फील हो बैक टू लाइफ, जिंदगी बंद नहीं हो रही, जिंदगी खत्म नहीं हो रही। इस तरह करके 6 महीने में इलाज होता है एक बंदे का। अच्छा, 6 मंथ जी। चाहिए, इतना जल्दी नहीं नहीं, है नहीं। कि आप उससे रिकवर कर इससे जाएं? ज़्यादा भी लग सकता है, बट 6 महीने। अच्छा, इससे ज़्यादा भी जी। लग सकते हैं, तो कम से कम 6 मंथ जी। हैं जिसमें वो रिकवर करेगा पेशेंट। जी। अच्छा, तो साथ में ये भी बताएं जो कारोबारी हैं, जो इसके कारोबार करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो क्या इसमें बहुत ज़्यादा अक्सर हम देखते हैं कि कोई एक वही इंसान शामिल नहीं होता, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स शामिल होते हैं। तो उनके खिलाफ भी क्या अब ज़ीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी आ रही है या नहीं आ रही? क्योंकि हम देखते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं और बहुत से हम देखते हैं कि लोग सियासत में भी मौजूद होते हैं। इस पर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन, अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ बैरिस्टर सलमान मलिक मौजूद हैं। मंशियात के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अच्छा सलमान, ये भी बताएं साथ में कि हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर के ऊपर बात की है, तो आपने कहा कि उसके साथ उसके ऊपर हुकूमत के साथ बात चल रही है, तो उसके ऊपर क्या इक़दामात हुकूमत की जानिब से किए जाएंगे, थोड़ा सा ये भी बताएं। एक तो ये कि रिहैब पे कभी वी डू थिंक अबाउट सिंध ने बहुत अच्छा काम किया हुआ। अच्छा। नज़र आता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कोई मजबूत नहीं है पंजाब से जब रिलेट करते हैं हम चीज़ों को, बट रिहैब के 6 अस्पताल हैं उधर। अच्छा। जबकि पंजाब में सरकारी सतह पे सिर्फ एक है, 2 हैं, एक मुल्तान में है और जो लाहौर में कुछ बेड्स अलॉट है। अच्छा। लेकिन प्राइवेटली अगर आप देखें तो सिर्फ लाहौर में ही 300-400 प्राइवेट रिहैब सेंटर्स हैं, जो कि पैसा कमाने का एक ज़रिया भी है, लेकिन बट वो अमीरों का इलाज हो रहा है, उसमें गरीब का नहीं हो रहा। सो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे बेड्स अलॉट किए हैं, बट वो नाकाफ़ी है। इसके ऊपर ये एक पूरी साइंस है, कैसे बंदा उसका शिकार हुआ, कैसे उसको आपने बचाया, बैक टू लाइफ आपने कैसे लाना है। सो इट्स अ कंप्लीट मॉडल और इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट वर्किंग कर रही है। अच्छा, तो सिंध में 6 हैं और पंजाब पूरे में 1 है। Exactly. ये तो वाकई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, सुन के ही बंदे को लगता है कि एक कैसे इतना बड़ा लोड ले सकता है। अच्छा, तो ये भी बताएं साथ में कि कितनी आपको, मतलब जो नौजवान नस्ल है उनकी कितने ज़्यादा परसेंटेज है जो नशे में इन्वॉल्व है? देखें, एक तो ये बात क्लियर कर लें, कोई सर्वे नहीं हुआ पाकिस्तान में। देयर इज़ नो सर्वे जो बता सके, जैसे हम कहते हैं ना वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में चल रही है, नौजवानों में चल रही है, कोई सर्वे नहीं है। पिछले 10 साल 20 साल में कभी पाकिस्तान में कोई सर्वे हुआ ही नहीं। इस बात का तयन ही कभी नहीं हुआ कि कौन कितनी ड्रग ले रहा है, किस हिसाब से ड्रग है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है। हाँ, एक फोर्स बता सकती है कि लेट्स से कि लाहौर में उसके ऑपरेशंस कितने ज़्यादा हैं, फैसलाबाद में कम है। लाहौर, मैं सिर्फ आपको निस्बतन बता सकता हूँ, लाहौर में रेशो कम है। लाहौर में रेशो कम है। लाहौर में कम है, फैसलाबाद में कम है, मुल्तान इज़ टू हाई, पिंडी साइड इज़ टू हाई,
डीजी खान और ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है मामला, बट ये जो आपकी साइड है जहाँ से आपको बॉर्डर लगता है, जैसे प्रोविंशियल बॉर्डर केपी एंड बलूचिस्तान, यहाँ बहुत हाइट है। लाहौर में कंजम्पशंस बहुत ज़्यादा है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं है बट कंज्यूम होती है, यूज़ अच्छा, होती है। लेकिन डीजी खान वाली साइड पे कम है। डीजी खान वाली साइड पे कम है, लेकिन हब जो है उसका मुल्तान है। अच्छा, हब मुल्तान तो है। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो फोर्स एनालाइज कर सकती है कि भाई ऑपरेशन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, ओके। बट देयर इज़ नो सर्वे। अगर आज भी सर्वे शुरू करें तो 4-5 साल लग जाएंगे इस बात पर, लेकिन कोई सर्वे नहीं है इस टाइम पर जो हमें फोर्स को भी आइडेंटिफाई कर सके कि भाई कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग आइस ले रहे हैं, कितने लोग हशीश ले रहे हैं, चरस ले रहे हैं। देयर इज़ नो सर्वे। अच्छा, तो सिर्फ पंजाब में कोई सर्वे नहीं है या पूरे पाकिस्तान में ही कोई सर्वे कोई नहीं? पाकिस्तान में सर्वे नहीं है। अच्छा। आपको कोई नहीं बता सकता कौन कितनी ड्रग ले रहा है, किस हिसाब से ले रहा है। देयर इज़ नो सर्वे। अच्छा, तो सलमान ये भी बताएं कि इन चारों सूबों में किसकी ज़्यादा रेशो, ये कुछ अंदाज़ा है कि लगाया जा सके कि किसकी सबसे ज़्यादा है? 40% ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इज़ इन पंजाब, अच्छा, 40%। बट मैन्युफैक्चरिंग कंजप्शन केपी में बहुत ज़्यादा, अच्छा, वो केपी में बहुत जी। ज़्यादा है। बट ट्रांसपोर्ट विद इन द सिटीज़ इधर हो रही है। अच्छा, जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है। बॉर्डर एरियाज पे इसलिए ज़्यादा हाई है क्योंकि वहाँ पर मैन्युफैक्चर भी हो रही है और वो बल्क में वहाँ से निकलती है। जैसे हमारा बॉर्डर एरिया कर लें, लाहौर को आइडेंटिफाई कर लें, बसीन विलेज है, सारे बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हुए हैं पिछले 10 दिनों में। एएनएफ ने बहुत हैवी वहाँ पर लोग गिरफ्तार किए हैं। 127 किलो चर्स, 30 किलो आइस एक एक बंदे से निकल रही है। अब 127 किलो चर्स कहने में बहुत आसान है, जब ये छोटी छोटी पुड़ियों में बढ़ती है तो ये इतने ही लोग बन जाते हैं। यानी कि उसकी कंजम्पशन 500, 600, 700 लोग कर रहे होंगे, क्योंकि वो पुड़ियों में बिकती हैं, किसी ने बल्क में तो लेनी नहीं है। इसी तरह आइस है, 30 किलो आइस 2 ग्राम से ज़्यादा कंज्यूम नहीं कोई कर सकता। अच्छा, आप उसको जब हिस्सों में करेंगे आप अंदाज़ा करेंगे उसकी पूड़ियाँ कितनी होंगी 30 किलो। हाँ, एग्जैक्टली। ये मैं सिर्फ 1% की बात कर रहा हूँ। मतलब देयर इज लॉट ऑफ ड्रग गोइंग ऑन इन पाकिस्तान एंड स्पेशली दैट्स बिकॉज ऑफ द केपी बॉर्डर जो डिस्टर्बेंस है, वहाँ अफगानिस्तान वाला मामला है, उसकी वजह से है। फिर यहाँ भी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो बहुत हाई है, उसको पकड़ा जा रहा है, बट कई जगह पे लैप्स इतना ज़्यादा है कि वो अभी भी ड्रग कंटिन्यू कर रही है इस मुल्क में। अच्छा अच्छा, तो सलमान ये भी बताएं कि जैसे बॉर्डर एरियाज़ हैं जहाँ से जाहिर सी बात है आती है, तो वहाँ पे कोई इस तरह की अब चेकिंग या कुछ इस तरह की सख्ती की जा रही है कि ताकि इसकी ट्रांसपोर्टेशन को रोका जा सके? हर लेवल पे इंटेलिजेंसिया मौजूद है। एयरपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने लॉन्च करवाई है। हर एयरपोर्ट को बहुत ज़्यादा इक्विप कर दिया गया है ताकि एयरपोर्ट्स वाला जो मामला है वो कंट्रोल में आए। बट अगेन अनफॉर्चुनेट, एक हफ़्ता पहले तरनोल के करीब, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब एक बंदे से 108 कोकेन कैप्सूल बरामद हुए जो कि वो सऊदी अरब भेज रहा था। अब सिर्फ आपने सिचुएशन का अंदाज़ा लगाना है कि चलो यहाँ पकड़ी गई, एक बंदे ने सऊदी अरब लेके जाना है और वहाँ उसको पता है कि वहाँ मैं पकड़ा गया तो वहाँ फांसी से नीचे सज़ा नहीं है इस चीज़ की, वहाँ फांसी है। हाँ। चलो यहाँ फांसी नहीं है, यहाँ क्योंकि रोका हुआ है मामला, यहाँ सिर्फ उम्र कैद होती है फिलहाल, लेकिन उसको डर नहीं है, वो जाना चाह रहा है। इसी तरह लोग स्मगलिंग कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ मनी, गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं, गैंग्स लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं। लोगों को फोर्स से डर नहीं लगता, गैंग से डर लगता है। इसकी मतलब एक तो एग्जांपल ये हो गई कि 108, ये तकरीबन ये पंजाब सीएनएफ ने पकड़ा इसको और ये तकरीबन 4.5 करोड़ की मालियत की ये 108 कोकेन कैप्सूल्स हैं। और पिछले दिनों खानेवाल में एक गाड़ी जा रही है ऑल्टो में, वहाँ तकरीबन 39 केजी उनकी चर्स बरामद हुई है। तो जस्ट टू टेल के लोग, नौजवान या जो लोग इसका हिस्सा बने हुए हैं, अच्छा ये माफिया लोग नहीं हैं जो लोग इसकी ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा हैं। अच्छा। ये हमारे ही सर्कल के, हमारे दोस्त यार, हमारे जानने वाले दूर दराज, ये हमारी कम्युनिटी के लोग हैं जिनसे आप पूछो कि ये क्यों कर रहे थे, फॉर द इजी मनी। बस उसने मुझे कहा था कि यहाँ से यहाँ पहुँचा देना। मैं यूज तो नहीं ना कर रहा, मैं दे तो नहीं रहा, वो ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा बने हुए हैं। गैंग्स ऑपरेट नहीं कर रहे, आम जो लोग हैं वो उसका शिकार है। खैर ऑल्टो गाड़ी रोकी और वो दोनों बंदे, वो
एक फ्रेंड था और एक मेन सप्लायर था। और फ्रेंड से जब हमने पूछा तो फ्रेंड ने कहा कि मैंने इसको कहा भी था कि मुझसे ऐसा काम ना लो, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि आज आखिरी दफ़ा मुझे ना फलानी जगह ड्रॉप कर रहा हूँ। अच्छा। सो कहते जब मुझे फोर्स पीछे से आ गई और मैंने इसको कहा कि यार जो पैकेट हमने रखा हुआ है वो हम फेंक देते हैं। सो बट ही टोल्ड के यार फोर्स पकड़ ले तो कोई मसला नहीं है, वो हम जेल लेंगे, बट अगर ये पैकेट हमने फेंक दिया तो गैंग वाले गोली मार देंगे। हाँ। सो जो लोग उनके हाथों ट्रैप हो रहे हैं उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है। इजी मनी आपको नज़र आ रहा होगा, बट आपकी वजह से ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, लोगों की जाने जा रही हैं, बच्चों की जाने जा रही हैं, एंड मोर ओवर ये कि मुल्क का नुकसान हो रहा है। और ये कि फोर्स आपको लगता है कि नहीं पकड़ेगी, बट फोर्स ने तो पकड़ लिया आपको। और फोर्स ने जब 39 kg के साथ पकड़ा तो है ही उम्र कैद, ना आपकी बेल होनी है, ना आप निकल सकते हैं, आप सारी ज़िंदगी तबाह हो गई। लेकिन सलमान, क्या ऐसा है कि जो हम देख रहे हैं कि कानून भी मौजूद है, उम्र कैद भी है, पूरी की पूरी ज़िंदगी, पूरा करियर तबाह हो जाएगा, ये भी उनको मालूम है, तो क्या उनको ऐसी एक हौसला अफजाई मिलती है कि वो फिर भी ये काम करते रहते हैं, ये उससे डरते नहीं हैं कि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वर्स निकलेंगे, कोई अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं निकलेंगे? या कहीं ना कहीं कानून में भी ऐसे लूप होल्स हैं कि अगर, जैसे कि आपने अभी वाकया कोट किया है कि वो कहते हैं कानून से निमट लेंगे लेकिन गैंग वालों से डर लग रहा है, तो इसका मतलब है कानून से तो वो नहीं डर रहे ना? देखिए, नो डाउट मैं ये कह सकता हूँ कि तकरीबन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसका ट्रायल मुकम्मल नहीं होता। ट्रायल मुकम्मल इसलिए नहीं होता, एक तो ये कि हम अभी भी इक्विपमेंट में बहुत पीछे हैं। फॉर एग्जांपल अभी 1 किलो बरामद हुई कहीं से, तो एक ही टूल रह गया हमारे पास, उसमें से ना थोड़ी मिकदार हमने लेबॉर्ट्री को भेजनी है, वो लेबॉर्ट्री में जाएगी, वो टेस्ट होके जब लेबॉर्ट्री का टेस्ट आएगा देन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड इन द केस। जो लेबॉर्ट्री टेस्ट में ही क्लियर हो गया वो केस खत्म हो गया। लेट से लेबॉर्ट्री टेस्ट ने कह दिया कि ये जो पैकेट है इसमें इतनी मिकदार चर्स है और इतनी नहीं है, तब भी केस खत्म हो गया हमारा। सो हम अभी तक लेबॉर्ट्री टेस्ट में ही फंसे हुए हैं, हमें इससे बाहर निकलना है। हाँ, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए सलमान? तो वी आर प्रपोजिंग अमेंडमेंट्स, गवर्नमेंट को अमेंडमेंट्स प्रपोज कर रहे हैं कि और कि एक जगह रुके हैं, पकड़ी गई, हम वीडियो बना रहे हैं, एक बंदा फोर्स ने पकड़ लिया कि इससे ये ड्रग बरामद हुई। लेट अब कानून कुछ ना इमरजेंसी कुछ नाफिज करनी पड़ेगी, बट यहाँ पर अगेन प्रॉब्लम है क्योंकि मुल्क जो है वो स्ट्रगलिंग फेज में है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अगर ये हम डंका बजाना शुरू कर दें ना, हर टाइम यह हुकूमतें डंका बजाना शुरू कर दें, ड्रग्स हर जगह, ड्रग इमरजेंसी लगा दें और हर जगह बच्चों का टेस्ट करना शुरू कर दें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ये स्टिग्मा लग जाएगा हमारे ऊपर और हमारे बच्चों को कल को बाहर की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि इंडिया ऑलरेडी कह रहा है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ड्रग है, जबकि हमारी ड्रग अफगानिस्तान की वजह से चल रही है। और अगर ये प्रोपोगेशन हो गई हमारे अगेंस्ट तो हमारे एडमिशन रुक जाएंगे क्योंकि हम पे तो स्टिग्मा लग जाएगा। जिस तरह और ज़्यादा स्टिग्मा लगते थे तो ये भी एक स्टिग्मा लग जाएगा। सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि हम क्या कह रहे हैं, कितना हम, बहुत आसान है, वो सारी जगह ड्रग चल रही है। प्रॉब्लम्स हैं, प्रोसिक्यूशन में प्रॉब्लम है, प्रोसिक्यूशन उस लेवल पे नहीं है, अदालतें उस लेवल पे कर नहीं पा रही प्रोसिक्यूट, एक छोटी नुक्ता इधर से उधर नहीं हुआ कि अगले की बेल हो गई। लेकिन इदारों को अदालतों के साथ और स्टेट के साथ बैठ के एक लायबल बनाना पड़ेगा कि बहुत ज़रूरी है कि जो पकड़ा गया है उसको सही तरह प्रोसिक्यूट के अंदर रखा जाए। अगर लोगों की हिम्मत बढ़ेगी, वो बाहर आएंगे तो वो डेफिनेटली ये काम कर रहे होंगे और अंदर जाके भी ये काम शुरू हो जाता है। ये नहीं कि जेलें जो हैं, जेलें उसको कोई टफ टाइम दे रही हैं। अगेन जेल भी तो ज़ाहिर है होम इंटीरियर के अंडर है, होम के अंडर है, आपको जेलों को भी उतना ही सिक्योर करना है। अब मैडम मरियम कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कैमरेज लगवा रही हूँ, हाई टेक्निक पर हम जा रहे हैं प्रिजन्स को लेकर। सो ये सारी चीज़ें होंगी तो हम उस चीज़ से बाहर निकलेंगे। अभी एक बंदा यही सोचता है कि शायद मैं पकड़ा गया हूँ तो मैं अंदर चला जाता हूँ तो मैं 2 साल बाद बाहर आ जाऊँगा, साल बाद बाहर आ जाऊँगा, ट्रायल लड़के, क्योंकि पैसे तो होते हैं इनके पास या इनके ऊपर पैसे लगाने वाले लोग होते हैं। सो हमें अपने सिस्टम्स को, हमें अपने कानून, अगर आप कानून समझते हैं तो कानून तो एक किताब है ना, वो तो पढ़ी है, उसके ऊपर लिखा है उम्र कैद है, अब उसको नाफिज और उसको एग्जीक्यूट कराना तो हम सब का काम है। बिल्कुल, उसमें अगर लूप होल्स रह जाएंगे फिर तो कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं होगा। अच्छा सलमान, लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें हमारी यूथ को तो आप मैसेज दे सकते हैं।
यूथ को एक ही मैसेज है कि बहुत आसान है कि एक पैकेट को उस पैकेट फलानी जगह पहुंचा देना और एक इजी मनी एक्सेस में आप उसका हिस्सा बन जाना, बट ना तो माशरे का ये स्टिग्मा आपको कभी ज़िंदगी में माफ़ करेगा, आपके पेरेंट्स भी सफ़र करेंगे, आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, आगे कहीं बढ़ नहीं सकते, मोर ओवर अगर अरेस्ट हो गए तो आप जेल जाएंगे तो आपकी फैमिली, आपका पूरा ख़ानदान सफ़र करेगा, क्योंकि आप फोर्स की हिट लिस्ट पे हमेशा रहेंगे और आपके ख़ानदान भी हमेशा से रहेगा। और बस एक छोटी सी बात ये कि हर किसी को पता है कि कौन ड्रग ले रहा है। आपको पता है आपका कौन सा दोस्त ले रहा है, वालिदैन को पता है कि कौन सा बच्चा ले रहा है, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, बट प्लीज़ काम अप। बिल्कुल ऐसा ही है कि पेरेंट्स भी और जो उनके दोस्त हैं या जो भी उनके अराउंड लोग रहते हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका साथ दें, उनको इस चीज़ से निकालें, और अगर कोई जा रहा है तो उनको इस चीज़ से रोकें। बैरिस्टर सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। नाजरीन, आज तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट युसरा बलोच को अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान से दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।